प्रेगनेंसी में आपको भी डुअल मार्कर टेस्ट जरूर एडवाइस किया गया होगा, पर जब इसकी रिपोर्ट आई होगी तो इसका इंटरप्रिटेशन देख के कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर होती है कि ये क्या वैल्यूज़ हैं, क्या चार्ट्स हैं, वो क्या लो रिस्क है, हाई रिस्क है। बस मुझे ये बता दो कि मेरा टेस्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल रिपोर्ट आई है। बट ऐसे सीधे सीधे आंसर इस टेस्ट के बाद कई बार नहीं मिलते हैं और आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट है ही थोड़ा सा ट्रिकी, और कई बार जब हम डॉक्टर्स इस टेस्ट को एडवाइस कर रहे होते हैं तो उतना डिटेल काउंसलिंग, उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, जिस वजह से ये सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डुअल मार्कर के बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगी एक सिंपल लैंग्वेज में कि ये टेस्ट क्यों कराते हैं, इस टेस्ट को कब कराते हैं, कैसे कराते हैं और इसके रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई और आप देख रहे हैं माँ की डॉक्टर। डुअल मार्कर टेस्ट क्यों करा रहे हैं और इसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करना है, ये वाला जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसके ऊपर जाने से पहले हम लोग सिंपल चीज समझ लेते हैं कि इसको कब और कैसे कराया जाता है। हम कभी भी कहीं जाकर के कि मेरा डुअल मार्कर का सैंपल ले लो या मेरा डुअल मार्कर टेस्ट कर लो, तो ऐसे कभी भी ये टेस्ट नहीं किया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे इस टेस्ट को किया जाता है और वो टाइमलाइन डिसाइड होती है इसके जस्ट पहले किए गए अल्ट्रासाउंड से। तो डुअल मार्कर का सैंपल देने का पहला रिक्विजिट होता है, फर्स्ट प्री रिक्विजिट इज कि आपका NT-NB स्कैन इमीडिएटली हुआ रहा है। NT-NB स्कैन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिए। तो NT-NB स्कैन हमने देखा था कि 11 से 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में किया जाता है। इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। तो जो इस NT-NB स्कैन की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सबसे पहले चेक की जाती है, जिसमें हम देखते हैं बच्चे का साइज, बच्चे की लेंथ, उसकी CRL, बच्चे का क्राउन यानी कि सिर से लेकर के और रंप तक की क्राउन रंप लेंथ को डिसाइड देखते हैं कि उस अल्ट्रासाउंड में क्या वैल्यू दिया गया है। यदि ये वैल्यू 55 से 84 mm के बीच में है तभी हम डुअल मार्कर का सैंपल ले सकते हैं। यदि बच्चा इससे छोटा है या इससे बड़ा है और उस समय पर डुअल मार्कर का सैंपल लिया गया है तो उस टेस्ट की कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज होगी बच्चे का सही साइज में होना, जो कि डिसाइड होगा इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन से। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज जो हम NT-NB स्कैन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी की वैल्यू, यानी कि NT की कितनी वैल्यू mm में दिया हुआ है और नेजल बोन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये सारे मार्कर भी नोट किए जाते हैं जो डुअल मार्कर का रिक्विजिशन फॉर्म होता है उसमें। ठीक है, साथ ही जब डुअल मार्कर एडवाइस करते हैं तो उसका एक बड़ा डिटेल सा फॉर्म होता है जिसमें वो और चीज़ें भी नोट करते हैं, जैसे माँ की एज, फिर प्रेगनेंसी अपने आप रुकी है कि नहीं रुकी या IVF से रुकी है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ तो नहीं है, सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है, ये वाली सारी चीज़ें नोट करी जाती हैं। जब ये पूरी तैयारी हो गई अब जाकर के डुअल मार्कर का सैंपल लिया जाता है। ठीक, डुअल मार्कर का सैंपल सिंपल ब्लड टेस्ट है, माँ के ब्लड से ये जांच होती है। ठीक, जिसमें दो केमिकल्स होते हैं, बीटा HCG और PAP-A, जिनको टेस्ट किया जाता है। अब जो इसकी रिपोर्ट आती है उसमें ये सारी चीजें, माँ की एज, फिर अपना डुअल मार्कर की जो वैल्यूज हैं उसको, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, नेजल बोन और कोई सॉफ्ट मार्कर तो नहीं है, ये सब कंबाइन करके जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग का रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो जब इसका रिजल्ट आता है वो इन सारी चीजों के बाद आता है। तो हम ये समझ गए कि हमें डुअल मार्कर कैसे कराना है और कब कराना है। तो कभी भी तो इसको नहीं कराया जा सकता, इसका एक टाइम है, 11 से 13 हफ्ता 6 दिन के बीच में ही इसका सैंपल लिया जाता है, जो पता चलता है बच्चे की CRL, बच्चे की लेंथ से कि सही टाइम फ्रेम में है कि नहीं। अब सवाल उठता है कि डुअल मार्कर टेस्ट क्यों करा रहे हैं। ठीक है, तो डुअल मार्कर या जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग है, इसमें हम बेसिकली चेक क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन में, एक नॉर्मल व्यक्ति में, इंसान में
जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46 और ये होते हैं पेयर्स में यानी कि जोड़ियों में। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एक किसी भी हेल्दी ह्यूमन में। ह्यूमन माने वो एनी ह्यूमन, बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक हर किसी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो स्टेबल रहता है, उतना ही रहता है। जब ये क्रोमोसोम की संख्या में कोई मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि 21वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम 2 की जगह उसमें 3 क्रोमोसोम हो गए, तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी 21। जब 18वां क्रोमोसोम 2 की जगह 3 हो गए, 18वां पेयर, तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी 18। और यदि 13वां क्रोमोसोम 2 की जगह 3 हो गए तो उसे कहते हैं ट्राइसोमी 13। इनको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बिटाव सिंड्रोम। ये जो तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 46 की जगह 47। ये तीनों जो कंडीशन है, दीज आर सिग्निफिकेंट कंडीशंस। माने कि कहने को तो सिर्फ एक क्रोमोसोम ही तो एक्स्ट्रा हो गया, बट दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसे बच्चे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं एक एक करके अगर देखें तो डाउन सिंड्रोम में सबसे पहला जो चेंज होता है कि मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग का डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होने पाता है। ऐसे बच्चों की आयु लगभग नॉर्मल होती है, ठीक ठाक उम्र होती है उनकी, लेकिन उनका ब्रेन का डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट सही नहीं होता है। साथ ही हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, आंतों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं ये एक नॉर्मल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते एक हेल्दी अडल्ट या हेल्दी बच्चे के जैसे। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम यानी कि ट्राइसोमी 21। फिर होता है ट्राइसोमी 18 और 13। इसमें बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि हार्ट के और दूसरे स्ट्रक्चरल के डिफेक्ट्स होते हैं। और ऐसे बच्चों की आयु भी बहुत कम होती है, या तो वो माँ के गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है या मुश्किल से 1-2 साल वो जीवित रह पाते हैं। तो ये जो मेजर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हैं, इन तीनों का होने का चांस, इन तीनों को तो, ये तीनों कंडीशन तो माँ के जो गर्भ में बच्चा है उसमें नहीं है। इन तीनों की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसी टेस्ट को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग, जिसका एक पार्ट है डुअल मार्कर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट समझिए, इतना समझ लीजिए कि ये जो डुअल मार्कर और NT-NB और एज को कंबाइन करके जो हम रिस्क निकाल रहे हैं वो रिस्क बता रहा है डाउन सिंड्रोम होने का, एडवर्ड सिंड्रोम होने का, बिटाव सिंड्रोम होने का। यही 3 कंडीशंस की स्क्रीनिंग है। तो एक जो ये होता है ना कि ये नॉर्मल है तो मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे टेस्टों की, सारी कंडीशंस की स्क्रीनिंग नहीं है, ये इन्हीं 3 कंडीशंस की स्क्रीनिंग है। ठीक, रिकमेंडेशन है क्यों कराते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है यदि हमें समय से पता चल जाए तो हम उन पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों का पालन पोषण आसान नहीं होता। फिजिकली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का पालन पोषण। तो उन पेरेंट्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि या तो क्योंकि समय से पता चल जाए तो दे कैन ऑप्ट फॉर abortion also, they can opt for termination of this pregnancy, या फिर एटलीस्ट दे कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड, अपना सोशल सिस्टम उस तरह से सिक्योर कर लें कि जब इस तरह का बच्चा आए तो वो उसका पालन पोषण कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल रिकमेंडेड है। ठीक है, अब इसका जो, तो ये तो हुआ कि हमने ये टेस्ट क्यों कराया। उसके बाद अगला सवाल कि अब इसका जो रिपोर्ट आया उसको कैसे समझें। तो आप ये समझो, सबसे पहले तो ये जो तीनों कंडीशन है ना, ट्राइसोमी 21, 18, 13, इसको पता लगाने का ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका जो रिपोर्ट आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को ये नहीं है या बच्चे को ये है। आप इसको ऐसे समझो कि सपोज 100 बच्चे हैं जिसको, मतलब एक माँ के पेट में 100 बच्चे, एक माँ के पेट में नहीं, 100 प्रेगनेंसीज हैं जिसमें बच्चे हैं। अब उन 100 बच्चों को डाउन सिंड्रोम है। अब हमें कैसे पता चले, हम कैसे पहचाने उन 100 बच्चों को कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। यदि हम खाली कंफर्म करना चाहते हैं कि हम एक एक बच्चे को पकड़ना चाहते हैं कि जिसको भी डाउन सिंड्रोम है, या तो हम दुनिया में जितनी सारी प्रेगनेंसी हैं सबको टेस्ट करें इन्वेसिव टेस्टिंग से, क्योंकि जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज कि हम किसी तरह से हमें बच्चे का क्रोमोसोम मिले, बच्चे की कोई सेल मिले जिसमें से हम डायरेक्टली उसका क्रोमोसोम एनालिसिस करके देख सके कि उसमें 46 क्रोमोसोम है
या 47 है विद एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन 21st पेयर, ठीक है। तो बच्चे का सेल हमें कैसे मिल सकता है? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। माँ के गर्भ में यूट्रस के अंदर जो पानी है या जो बच्चे की कॉर्ड है उससे डायरेक्टली ब्लड या उस पानी को निकाल करके उससे सैंपल करके उसमें एनालिसिस करके, इससे तो हम कंफर्म कर सकते हैं 100% कि इस पर्टिकुलर बच्चे को ये डाउन सिंड्रोम या और कोई ट्राइसोमी ये वाली है या नहीं। बट अब ये समझो कि एक इन्वेसिव टेस्ट है ना, तो ये हर किसी का, दुनिया में जितनी प्रेगनेंसी हर किसी का करना एक तो संभव नहीं है, दूसरा क्योंकि इन्वेसिव टेस्ट है इसके अपने रिस्क हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो सकता है, इनफैक्ट अबॉर्शन भी हो सकता है। तो हर प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस करना या कंफर्मेटरी टेस्ट कॉर्डोसेंटेसिस वगैरह करना ठीक नहीं होता है, जिसके लिए फिर ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स शुरू की गई। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ना, ये कोई भी बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। यानी कि यदि 100 बच्चों में ये डाउन सिंड्रोम है तो उसमें से अगर हम खाली एज के बेसिस पे देखें, क्योंकि ये जितने भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होते हैं ना, उम्र के साथ इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यदि हम एज का कट ऑफ लें कि 30 साल से ऊपर माँ है तो हम सबका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, या 30 साल से ऊपर माँ है तो डाउन सिंड्रोम हो सकता है, 30 साल से कम है तो डाउन सिंड्रोम नहीं हो सकता। यदि हम एज खाली लेकर के एक स्क्रीनिंग मेथड यूज़ करें तो हम 100 में से सिर्फ 30 डाउन सिंड्रोम बेबीज़ को पकड़ पाएंगे, 70 अभी भी अनडिटेक्टेड रह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने नोट किया था वो एज था, हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग का था। लेकिन अगर खाली एज लेंगे तो सिर्फ 30% उसका सेंसिटिविटी है। अब हमने किया NT-NB स्कैन। एक अच्छा NT-NB स्कैन अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ मार्कर्स होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के या दूसरे क्रोमोसोमल एनोमलीज के रिस्क को बताते हैं। तो जब हम एज को और NT-NB स्कैन को कंबाइन कर देते हैं तो हम लगभग 70% डाउन सिंड्रोम बेबीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उन 100 बच्चों में से 100 डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में से 70 को हम लोग एंटीनेटली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनको है, बट 30 अभी भी मिस हो जाएंगे। उसके बाद अब हमने जब डुअल मार्कर का सैंपल लिया और जब डुअल मार्कर की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को इन दोनों के रिस्क से कंबाइन किया, अब हम 90 से 95 डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि 100 में से 95 बच्चे सिर्फ माँ की एज, एक अच्छे अल्ट्रासाउंड और एक सिंपल ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट किए जा सकते हैं कि इनको किसी कंफर्मेटरी टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई डाउन सिंड्रोम की वैल्यू। अब एक और टेस्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा NIPT। NIPT में क्या करते हैं, माँ के ब्लड का सैंपल लेते हैं जिसमें से कुछ ये ऐसा पाया गया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी कुछ सेल भी माँ के ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो माँ के ब्लड में से वो सेल्स को सेपरेट करके उसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं। ये 99% यानी उन 100 में से 99 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। बट इसका पर्पस क्या है कि हमें रिस्क वैल्यू देगा। 99% हम कह सकते हैं कि ये है, वी आर नॉट 100%। तो जब भी हाई रिस्क वैल्यू में आएगा तो वी हैव टू कन्फर्म इट विद अ कंफर्मेटरी टेस्ट, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कॉर्डोसेंटेसिस का टेस्ट होएगा, ठीक। थोड़ा समझ में आया? अब तो सिंपल है कि हम डुअल मार्कर, NT-NB स्कैन और एज को कंबाइन करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का कंबाइंड स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे हम रिस्क निकाल रहे हैं ट्राइसोमी 21, 18 और 13 के होने का, ठीक। अब इसका जो रिस्क आता है, जो इसकी रिपोर्ट आती है, उसका इंटरप्रिटेशन वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रिपोर्ट आती है ना, वो ऐसे आती है जैसे 1:250, 1:400, 1:10,000 का रिस्क रेशियोज में आती है इसकी वैल्यू, इसकी जो रिपोर्ट आती है। तो उसका मतलब क्या है, उस रिपोर्ट को सपोज किसी की रिपोर्ट आई 1:750, तो उसका क्या मतलब है, ऐसी रिपोर्ट वाले 750 बच्चों में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा और जो बाकी के 749 बच्चे हैं वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को अब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क और हाई रिस्क।
यदि किसी की रिस्क वैल्यू 1:1000 से ज़्यादा आ रही है, सपोज किसी की रिपोर्ट की जो फाइनल वैल्यू आई वो आई 1:1500, यानी कि 1500 ऐसी रिपोर्ट वाले बच्चों में से एक को डाउन सिंड्रोम होगा और 1499 को नहीं होगा, तो ये वैल्यू है लो रिस्क। अब हमें क्या करना है, रिकमेंडेशन सेज कि ऐसे पूरे 1500 बच्चों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको आगे अल्ट्रासाउंड तीफा से फॉलो करिए, और यदि उसमें आगे आपको सिम्टम या कोई और सॉफ्ट मार्कर या फीचर दिखाई देता है तो आप रिस्क रेशियो को रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि लो रिस्क है तो आपको अभी इमीडिएट कुछ नहीं करना है, आगे के अल्ट्रासाउंड से फॉलो करना है। ठीक, यदि हाई रिस्क आ रहा है, हाई रिस्क का कट ऑफ होता है, कुछ जगह 1:100 लिया जाता है, ज़्यादातर जगह 1:250 लिया जाता है। यानी कि सपोज किसी की वैल्यू आई 1:57, मतलब कि ऐसी रिपोर्ट वाले 57 बच्चों में से एक को डाउन सिंड्रोम होगा और 56 को नहीं होगा। अब क्योंकि यह 1:250 से ज़्यादा का रिस्क है, हाई रिस्क है, देन वी नीड टू कन्फर्म। हम इन पूरे 57 वाले बच्चों को, यानी कि यदि 1:57 की रिपोर्ट आ रही है तो हम एक कन्फर्मेटरी टेस्ट जरूर करेंगे, एमनियोसेंटेसिस या कॉर्डोसेंटेसिस, माँ का यूट्रस से पानी निकाला जाएगा या बच्चे की नाल से सीधा ब्लड निकाला जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन का कितना वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उस पर। ठीक है, डायरेक्ट वो सेल को लेकर के और फिर उसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस करके कैरियोटाइप का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो यदि हाई रिस्क में आ रहा है तो आपको डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जाना है। और अगर इंटरमीडिएट में आ रहा है, यानी कि 1:250 से 1:1000 के बीच में, सपोज किसी का रिस्क आया 1:600, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 600 में एक को है और 599 को नहीं है। अब इन सारे को सीधे एमनियोसेंटेसिस की जरूरत नहीं होती। यदि आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, खाली बायोकेमिकल यानी कि ब्लड टेस्ट और एज की वजह से रिस्क बढ़ के आया है, देन यू फॉलो इट विद फर्दर अल्ट्रासाउंड। आप टीफा से फॉलो कर सकते हैं या आप NIPT कर सकते हैं, जिसके बारे में भी बताया था। बट अगर ये जो हाई रिस्क आया है, साथ ही जो हमारा NT-NB स्कैन था उसमें हमें कुछ एबनॉर्मैलिटी भी दिख रही है, देन इट इज बेटर टू गो फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में डिसाइड करना होता है। तो लो रिस्क फॉलो अप, इंटरमीडिएट रिस्क या तो फॉलो अप या तो NIPT या तो एमनियोसेंटेसिस डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और यदि हाई रिस्क है तो कंफर्मेटरी टेस्ट बाय एमनियोसेंटेसिस। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिए, हाई रिस्क वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज किसी का वैल्यू आ रहा है 1:35, विच इज वेरी हाई रिस्क, ऑफकोर्स इट इज अलार्मिंग, ऑफकोर्स इसके लिए हमको कंफर्मेटरी टेस्ट करने की जरूरत है। बट इसका क्या मतलब था, अब आपको पता है, इसका मतलब कि 35 में से एक चांस है कि बच्चे को है, बट 35 में 34 चांस है कि बच्चे को नहीं है। तो सिर्फ ये हाई रिस्क का रिपोर्ट लेकर के नहीं मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या हम सीधे अबॉर्शन का डिसीजन ले लें, वो नहीं करना है। अगर 1:2 का भी रिस्क है तो भी 50% चांस है कि बच्चा नॉर्मल होगा, 50% है कि एबनॉर्मल है, बट 50% चांस है कि नॉर्मल होगा। तो कभी भी ये गलती ना करें, कभी भी कंफर्मेटरी टेस्ट को कराए बिना सीधे अबॉर्शन का डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डुअल मार्कर। मैंने कोशिश किया उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके समझाने का, हो सकता है कहीं कहीं अभी भी नहीं समझा पाई हूँ। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बट 2-3 चीज़ों को याद रखिएगा। पहला, डुअल मार्कर की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, कभी भी नहीं करा सकते हैं, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डुअल मार्कर से पहले NT-NB सही ढंग का एक अच्छा NT-NB स्कैन बहुत ज़रूरी है। तीसरा, इसका इंटरप्रिटेशन हाई, इंटरमीडिएट और लो रिस्क के उसमें किया जाता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल नहीं होता है। चौथा, एक हाई रिस्क रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। और पांचवा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर 1:1000 या 1:10,000 का रिस्क भी आ रहा है तो इसका मतलब 10,000 में एक को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो ये रिपोर्ट नॉर्मल होने का ये भी मतलब नहीं है कि 100% बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं ही होगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हम सारी जनता को अननेसेसरीली
इन्वेसिव टेस्टिंग के लिए एक्सपोज ना कर सके और एक अच्छी खासी मात्रा में हम अफेक्टेड फीटस को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये सारा नॉर्मल होने के बाद भी कुछ अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स को अफेक्टेड बेबी हो सकता है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि आगे के अल्ट्रासाउंड में उसका कोई फीचर ना दिखाई दे, इसीलिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। डुअल मार्कर हो गया, वहीं पे हमारी स्क्रीनिंग खत्म नहीं हो जाती, वो आगे टीफा में और फीटल इको में कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंड अ नेगेटिव टेस्ट या लो रिस्क टेस्ट डज नॉट मीन कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम 100% नहीं है। सिमिलरली हाई रिस्क टेस्ट डज नॉट मीन कि बच्चे को 100% है। हमेशा कंफर्म करना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा, जो कि एमनियोसेंटेसिस या कोडोसेंटेसिस हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने आपको बताया ना डुअल मार्कर से ट्राइसोमी 21, 18, 13 को डिटेक्ट कर रहा है। बच्चे में डिफेक्ट होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मंदबुद्धि होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ आइडेंटिफाइबल होते हैं, आगे के अल्ट्रासाउंड्स में या जांचों में पता चल सकते हैं, कुछ होते हैं जो आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं। तो एक नॉर्मल टेस्ट का मतलब ये ज़रूर है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है, बट ये इसका मतलब नहीं है कि बच्चे को कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, इट इज़ नॉट 100 प्रूफ। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आजकल आप सब अच्छे पढ़े लिखे समझदार हैं, आप लोग समझते हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। जो हम टेस्ट करा रहे हैं हमें पता तो हो कि हम क्यों करा रहे हैं और हम उस टेस्ट के बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।